नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि हम लोग 300 प्रश्न तक डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए हम चलते हैं 300 नंबर के प्रश्न पे। दोस्तों सोशल साइंस का हम लोग प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने साइंस का प्रश्न डिस्कस कर रखा है, 800 के आसपास प्रश्न डिस्कस कर रखा है, जाके वहाँ से देख लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को कि दोस्तों सेट प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि जितना ऑब्जेक्टिव डिस्कस कीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव देखिएगा उतना आपका नंबर बेहतर आएगा और आप ऑब्जेक्टिव अच्छा आपका जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए 300 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, बताइए। 15, 16 या 18 या 20, कितने कर रहे हैं दोस्तों, बताइए। तो कमेंट कीजिए आप। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। कल डिस्कस किया था हमने प्रश्न को। ठीक है, देखिए 301 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, बताइए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी, बताइए। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, बताइए। तो क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 302 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, बताइए। तो यानी कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, बताइए। तो ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 303 में क्या कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिलोंग में, शिव समुद्रम में, या दार्जिलिंग में, अगरतला में, बताइए। तो 303 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो दोस्तों दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग। देखिए 304 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ज्वार, जूट, गेहूं, धान, बताइए। तो रबी फसल कौन सा है? तो गेहूं जो है दोस्तों ये क्या है? ये रबी फसल है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है रबी फसल के बारे में, एक तो ऑब्जेक्टिव बनेगा जरूर। निम्न में से कौन खरीफ फसल है, बताइए। गेहूं, तिलहन, जौ या धान। तो देखिए तो क्या होगा इसका आंसर? धान जो है ना, धान वो खरीफ फसल है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न के चलते हैं हम लोग। 306 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, बताइए। बाढ़ नियंत्रण है, डेयरी विकास है, बांध को का रख रखाव है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? कमेंट कीजिए। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ना ये डेयरी विकास है। क्या है दोस्तों? डेयरी विकास है। 307 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रबर, गन्ना, धान या चाय। रोपण फसल कौन नहीं है? तो दोस्तों धान जो है ना, धान ये रोपण फसल नहीं है। ठीक है, देखिए 308 में क्या कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? गेहूं, मकई, जौ या धान। भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है ना वो धान है। क्या है दोस्तों? धान है। देखिए 308 के बाद 309 में क्या कर रहा है कि चावल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो चावल क्या है? चावल जो है ना वो खरीफ फसल है दोस्तों। क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, देखिए अगला बात बताते हैं आपको। अगला देखिए दाल किस पौष्टिक का अंश है होता है, देखिए स्रोत है, बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, विटामिन डी का, वसा का, बताइए। दाल जो है ना किस पौष्टिक अंश का कहता है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, बताइए। तो ये प्रोटीन का स्रोत है। किसका स्रोत दोस्तों? प्रोटीन का है। 310 के बाद 311 में क्या कर रहा है कि रबी फसल का किन महीनों में बोआई जाती है, बताइए। मार्च, अप्रैल में, जून, जुलाई में, अक्टूबर, नवंबर में, जनवरी, फरवरी, बताइए। रबी फसल जो है ना अक्टूबर, नवंबर में क्या कहते हैं? बोई जाती है। देखिए 312 में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। 312 में कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गन्ना, जूट, तंबाकू, गेहूं। तो गेहूं जो है दोस्तों ये व्यावसायिक फसल नहीं, गन्ना भी है व्यावसायिक फसल, जूट भी है, कपास, और क्या कहते हैं? तंबाकू भी है। देखिए ये सबसे जो है ना नगदी फसल है ये सब। ठीक है, देखिए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, बताइए। तो सोपानी कृषि जो है दोस्तों उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है? उत्तराखंड में प्रचलित। 313 के बाद 314 में क्या कर रहा है? चावल किस प्रकार का जलवायु का पौधा है, बताइए। उष्ण शीतोष्ण या उष्ण आर्द्र या उष्ण शुष्क, बताइए। तो चावल जो है ना ये उष्ण आर्द्र फसल है। कैसन फसल है? जलवायु का पौधा है ये, उष्ण आर्द्र। ठीक है, यानी कि चावल देखे होंगे आप लोग कि उमस आता है चावल में। ठीक है, याद रखिएगा, जब चावल की खेती होती जाता है तो उसमें उमस रहता है। ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं उष्ण आर्द्र क्या जलवायु का पौधा है ये। ठीक है, 315 में क्या करा है? निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है, बताओ। गेहूं, सरसों या चावल या मटर। तो गेहूं क्या कहते हैं? ये जो
खरीफ फसल है ना, ये क्या है, चावल है। चावल कौन फसल है, खरीफ फसल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि 316 में कर रहा है, धान का एक प्रकार है, आंस या अमन या बोरो या इनमें से कोई नहीं। बताइए धान का जो है एक प्रकार है, ये इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में, याद रखिएगा, ठीक है। 316 में क्या कर, 317 में क्या कर रहा है, राहुल केला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, बताइए। उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो राहुल केला लौह इस्पात उद्योग जो है ना दोस्तों, ये उड़ीसा में, कहाँ पे है, उड़ीसा में। देखिए 317 के बाद 318 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, जेके सीमेंट उद्योग, टाटा एवं लौह इस्पात उद्योग या बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड वस्त्र उद्योग। बताइए, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योग में से सार्वजनिक क्षेत्र में से संबंधित कौन उद्योग है, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है ना, ये सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। देखिए 318 के बाद 319 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। बताइए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग जो है ये छोटे पैमाने का दोस्तों उद्योग है, ठीक है। 320 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो देखिए निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है दोस्तों, तो चीनी उद्योग जो है ना, ये उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 321 में क्या कर रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बताइए, तो ये जो है ना रूस की सहायता से खोला गया था। बोकारो इस्पात उद्योग जो है ये रूस की सहायता से खोला गया था दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 322 में सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, बताइए। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या एलॉय। बताइए, तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल होता है ना, ये चूना पत्थर होता है। क्या होता है, चूना पत्थर होता है। 322 के बाद 323 में कह रहा है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है, बताइए। भारतीय लौह इस्पात कंपनी, TISCO, टिस्को। देखिए ये जो है ना टिस्को, जैसे टाटा टिस्को ना होता है ना, इनके छड़ बहुत अच्छा होता है इसका, याद रखिएगा। खैर चलिए, आप लोग सबके लिए सब अच्छा है, तो कामधेनु भी अच्छा होता है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग क्या है, बताइए। भारतीय लौह इस्पात उद्योग कंपनी या बोकारो स्टील सिटी या टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको क्या कहते हैं, वैश्वर्या इस लौह इस्पात प्लांट। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, टाटा लौह इस्पात कंपनी जो है ना, ये भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है, ठीक है, याद रखिएगा। 323 के बाद 324 में क्या कर रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, बताइए। 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। देखिए टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना है ना 1907 में किया गया दोस्तों। कब किया गया था, 1907 में किया गया था, ठीक है। देखिए 325 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, बताइए। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग और कागज उद्योग। बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग जो है ना, ये कृषि पर आधारित नहीं है। 325 के बाद 326 में क्या कर रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो देखिए नेपा नगर जो है ना, ये प्रचलित है अखबारी कागज के लिए दोस्तों। किसके कागज के लिए, अखबार का कागज बनता है यहाँ पे, ठीक है, नेपा नगर में, ठीक है। देखिए 327 में क्या कर रहा है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग या सूती उद्योग। देखिए सिंदरी जो है ना, ये उर्वरक उद्योग के लिए जाना था। किस उद्योग के लिए जाना था, उर्वरक उद्योग के लिए जाना था। 327 के बाद 328 नंबर में क्या कर रहा है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हैदराबाद, बेंगलुरु या पूना या अहमदाबाद। बताइए, तो सिलिकॉन शहर के नाम से दोस्तों जो है ना बेंगलुरु प्रसिद्ध है। दोस्तों आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि इतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग जो है वीडियो देख करके लाइक नहीं करते, नहीं सब्सक्राइब करते। मित्रों यार कर तो दो। चलिए 329 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है, बताइए। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या सीमेंट उद्योग। बताइए, तो निम्न में से कौन जो है कृषि आधारित नहीं है, बताइए। तो सीमेंट उद्योग जो है ना, ये कृषि आधारित नहीं है, ठीक है। चलिए 330 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में या इंग्लैंड में। सॉरी, देखिए तो विश्व में सर्वप्रथम पेपर मिल की स्थापना जो है ना, ये जर्मनी में हुई थी दोस्तों, ठीक है। इसमें मतभेद भी है, आखिर याद रखिएगा, लेकिन जर्मनी होगा इसका आंसर। 331 में क्या कर रहा है कि देखिए पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, कोलकाता में, नई दिल्ली में, हाजीपुर में, मुंबई में। देखिए तो पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है ना, ये हाजीपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है, हाजीपुर में। जब आप लोग पटना जाते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला क्या कर रहा है, 332 नंबर में क्या कर रहा है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है, बताइए। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या क्या उड़ीसा में। बताइए फल्टा जो है तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा क्या होगा, देखिए क्या फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। 332 के बाद 333 में क्या कर रहा है
कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन जो है ये क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में? बताइए। एशिया का जो पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है ना ये भारत में स्थापित किया गया। कहाँ दोस्तों? भारत में। ठीक है, 333 का था, अब क्या कर रहा है यहाँ दोस्तों? मिस्टेक हो गया है, 333 होगा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, 33 लिखा हुआ केवल, 333 होगा। 334 में क्या करा है? करा है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, 1854 में, 1890 में या 1920 में? बताइए। तो भारतीय डाक विभाग की स्थापना जो है ना 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? राजस्थान में। दोस्तों कहाँ पे कब चलती है? राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? बताइए। तो ये जो कह रहा है डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? दोस्तों महाराष्ट्र में चलती है। कहाँ चलती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? पूर्व रेलवे क्षेत्र, पश्चिम रेलवे क्षेत्र, दक्षिण रेलवे क्षेत्र, उत्तर रेलवे क्षेत्र? बताइए दोस्तों क्या होगा? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है ना ये उत्तर रेलवे क्षेत्र है। कहाँ है? उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न जो है आपका कर रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से? तो स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है ये सड़क मार्ग संबंधित है? सड़क मार्ग संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 338 में कह रहा है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में? तो मेट्रो रेल सेवा जो है ना ये दिल्ली में उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ पे है? दिल्ली में उपलब्ध है। 338 के बाद 339 में क्या कर रहा है कि देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ किया गया था? 1986 में, 1988 में, 1989 में, 1985 में? बताइए। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन जो है ना 1986 में किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1986 में। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 340 में कर रहा है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा? सड़क, जल, रेल या वायु? बताइए, ऑप्शन दी। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? तो ये जो है ना आपका जल जो है ना जल मार्ग बहुत ही सस्ता होता है परिवहन के माध्यम में और सबसे अच्छा होता है। जब समुद्री जहाज से पहले व्यापार होता था यानी कि बहुत अच्छा होता है ये, और बहुत अधिक से अधिक माल भी इसमें ले जाया जा सकता है। ठीक है, टन का टन। याद रखिएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? बताइए। ये पक्की सड़क किस राज्य में पूरा सब जगह है? बताइए। तो आप ऑप्शन आपको पता होगा, महाराष्ट्र दिख रहा है ना, सपनों की नगरी मुंबई से। ठीक है ना, और मुंबई की राजधानी कहाँ है? मुंबई की राजधानी कहाँ है? बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। सॉरी, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। ठीक है ना, और महाराष्ट्र जो है ना क्या है? मुंबई को क्या कहा था? सपनों की नगरी कहा जाता है। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बताइए। मार्टिन लाइन रेलवे या ईस्ट इंडिया रेलवे या भारतीय रेलवे या बिहार रेलवे? बताइए। बिहार की जो पहली रेल लाइन थी ना ये ईस्ट इंडिया रेलवे थी। कब का था? ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला प्रश्न क्यों चलती है हम लोग। 343 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग एक है सदियों से धुबरी तक, या इलाहाबाद से हल्दिया तक, या कोल्लम से कोट्टापुरम तक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर? 343 का हो जाए इलाहाबाद से हल्दिया तक है। क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक। अगला कह रहा है 344 में कह रहा है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे या उत्तरी पूर्व रेलवे? बताइए। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन सा है? उत्तर पूर्व रेलवे है। कौन सा है? उत्तर पूर्व रेलवे। 345 में क्या कह रहा है? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1933 में, 1947 में, 1950 में, 1953 में? बताइए। तो ये जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है ना 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। 346 में क्या कह रहा है? 340 में कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन? इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन जो है ना ये जल परिवहन है। क्या है दोस्तों? जल परिवहन। 347 में चल रहे हैं हम लोग। 347 में क्या कह रहा है कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? बताइए। देखिए नाम कैसा है पता भी नहीं चलता। कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो गोवा में है। मोरमुगाओ बंदरगाह जो है ना ये गोवा में है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। 347 में क्या कर रहा है? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, केरल में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में? तो ये जो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ना ये गुजरात में दोस्तों। कहाँ पे है? गुजरात में। देखिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? बताइए। चितरंजन लोकोमोटिव, या नागापुर रेलवे वर्कशॉप, या जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, या अमृतसर रेलवे वर्कशॉप? दोस्तों इसका आंसर जो होगा ना आपका जमालपुर रेलवे वर्कशॉप होगा। क्या हो जाएगा इसका? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। देखिए 350 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग में से नहीं जुड़ा है? बताइए। असम, नागालैंड या मणिपुर या मेघालय? तो देखिए
ये जो मेघालय है ना, मेघालय राज्य जो है ये रेल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए मेघालय यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, इसीलिए दिक्कत है, ठीक है ना। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में, 1951, 1953 में, 1964 में, बताइए। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है ना 1953 में किया गया दोस्तों। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। और देखिए अगला प्रश्न क्या करा, 352 में करा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, गोरखपुर में, हाजीपुर में, नई दिल्ली में? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है ना ये नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। देखिए 353 नंबर प्रश्न में क्या करा है, 353 में कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? बताइए। ऑल इंडिया रेलवे रेडियो नाम था पहले, उसका नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया? 1936 में, 1947 में, 1957 में, 1960 में किया गया? बताइए कब किया गया? 1957 में किया गया दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। यानी ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी रख दिया गया। कब? 1957 ईस्वी में रख दिया गया था, ऐसा कर दिया गया। और क्यों किया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए तो कमेंट, क्यों किया गया था? ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्यों बदल के आकाशवाणी रख दिया? कमेंट कीजिए दोस्तों, आशा है कि आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? बताइए। उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, झारखंड की? हाँ ठीक है, बताइए किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। किसकी दोस्तों? उत्तर प्रदेश की। और बताइए कि बिहार का कितना जिला जो है, बिहार का कितना जिला जो है नेपाल को सीमा क्षेत्र को छूता है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। बिहार का कितना जिला नेपाल सीमा क्षेत्र को छूता है? बताइए, कमेंट कीजिए। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? फाल्टा में, कांडला में, या चेन्नई में, नोएडा में? तो भारत का जो प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र है ना ये कांडला में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? कांडला में, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 356 में क्या करा, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बताइए। पुनपुन या कोसी या सोन या गंडक? तो बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है दोस्तों? इसका आंसर सोन हो जाएगा। सोन नदी की जो उत्पत्ति है ना अमरकंटक से हुई है। अगला करा 357 में क्या करा है कि गंडक परियोजना है बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, छपरा में? तो गंडक परियोजना जो है ना ये वाल्मीकि नगर में है दोस्तों। कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में। 357 के बाद 358 में क्या करा है, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तर बिहार? बताइए बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? ये उत्तरी बिहार जो है ना ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। 359 में कह रहा है कि बिहार में कितने जिले हैं? बताइए, ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं बनता आपको तो समझिए आपका रिजल्ट क्या होगा। आप बताइए, इतना आसान प्रश्न है। जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, सबका कमेंट आना चाहिए इसमें। बिहार में कितने जिले हैं? 32, 34, 36, 38? जल्दी मारिए। तो कितने जिले हैं बिहार में? 38 जिले हैं दोस्तों। देखिए 360 नंबर प्रश्न में आ गए हैं हम लोग, शतक लगाने वाले हैं। देखिए बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी? तो बताइए बिहार में जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसे मिट्टी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और बताइए कमेंट कीजिए जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी खेती होती है? जल्दी कमेंट कीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। तुरंत आप लोग गूगल कीजिएगा, मुझे पता है, लेकिन अगर याद है तो तुरंत मारिए, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 15, 20 या 18 या 7? तो बिहार में जो है ना 7% क्षेत्र में जो है वन है, ठीक है। कितना में? 7% में। 362 में क्या कह रहा है, देखिए बिहार में कितना परसेंट कृषि क्षेत्र है? 50, 60, 80 या 36.5? तो बिहार में जो है ना 60% जो है कृषि क्षेत्र है। कितना परसेंट दोस्तों? 60%, 60%, ठीक है। अगला कह रहा है कि कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए। पटना में, नवादा में, मुंगेर में, नालंदा में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नवादा। कहाँ है? आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो आप लोग घूम लीजिएगा। कोकोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में है। आप लोग जब पॉलिटेक्निक का ITI का फॉर्म भरिएगा तो ऑप्शन यहीं पे मारेगा, ठीक है ना, भेजेगा तो चल जाइए घूमने के लिए। आप लोग घूम के आ जाइएगा, घूमने में तो माहिर है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? बताइए। नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, या चीन से? बताइए। तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? बताइए। बिहार से जो है नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 365 में कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा को, गंडक को, कोसी को, पुनपुन को? देखिए बिहार का शोक आप लोग बताइए कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। आशा है दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। देखिए कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है दोस्तों? वैशाली में, बेगूसराय में, भागलपुर, दरभंगा में? बताइए। कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों दरभंगा के बगल में ही मेरा घर है, सुपौल जिला, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम भी गए हैं यहाँ पे, खैर अभी तो ये कट चुका है और इसका जो है मंदिर इधर बना हुआ है बांध के साइड में, ठीक है। देखिए अगला क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में, पटना में? बताइए। तो ये पटना होगा इसका आंसर दोस्तों। क्या होगा? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में स्थित है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन गए हैं जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15, 20, 30 या 7? तो बिहार में जो है 7% भौगोलिक क्षेत्र पर जो है वन का फैलाव है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 369 में क्या कह रहा है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में, बताइए। तो कांवर झील झील जो है ये बेगूसराय में स्थित है। किस जिला में स्थित है? बेगूसराय जिला में, ठीक है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास में, सिवान में, गया में, पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है ना ये रोहतास में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? रोहतास में। 370 के बाद 371 में कह रहा है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में, बक्सर में। मंदार पहाड़ी जो दोस्तों कहाँ पे है? बांका में। कहाँ पे है? बांका में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपका 372 में क्या कह रहा है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर परियोजना। तो बिहार की जो प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है ये सोन परियोजना है दोस्तों। कौन परियोजना है? सोन नदी परियोजना, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है 372 के बाद 373 में क्या कर रहा है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर जिला में, मुंगेर में, बांका में, मुजफ्फरपुर में। बताइए कहलगांव जो है ये भागलपुर जिला में दोस्तों। किस जिला में है? भागलपुर में। बताइए डॉल्फिन का केंद्र कहाँ बन रहा है? आप कमेंट कीजिए दोस्तों, यहीं इसी जिला में बन रहा है, याद रखिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन, जल्दी बताइए ऑप्शन, कमेंट कीजिए। ऑब्जेक्ट जो है कुछ प्रश्न का जो आंसर है कमेंट कीजिए कि डॉल्फिन जो है बचाव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया बिहार में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, पटना में। बताइए कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न चलते 375 में क्या कह रहा है कि बिहार संपन्न है खनिजों में, उद्योगों में, कृषि में, पशुपालन में। तो बिहार जो है ना ये कृषि में पूरा संपन्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 376 के में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। पाइराइट खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है, क्या कहता है, ईंधन है। तो पाइराइट जो है ना ये अधात्विक है। क्या है पाइराइट? कौन सा खनिज है? अधात्विक खनिज है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 370 में क्या कर रहा है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय परियोजना, या नबी नगर तापीय विद्युत परियोजना, या इनमें से सभी। बताइए। तो ये जो कह रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते 378 में क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। बताइए। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है ना सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र। और दोस्तों कमेंट कीजिए तो पहला क्षेत्र क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए, पहला क्षेत्र क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ओ माय गॉड, सॉरी दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए 2017 में पूछा गया, 2019 में, 2020-21 में पूछा गया, मार्च 1950 में, या 15 सितंबर 1950 में, या 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है, सॉरी क्या कर रहा है 379 में क्या कर रहा है कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा दोस्तों? 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन जो है ये कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 380 में, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? बताइए। पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। बताइए। तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी ना ये मिश्रित थी। कैसी थी दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 381 में क्या कर रहा है? देखिए अगला प्रश्न कर रहा है 381 में, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक क्या कर रहा है? एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? बताइए। आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, लोक कल्याण पर। देखिए तो ये जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें लोक कल्याण पर जो है काफी बल दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 382 में क्या कर रहा है? देखिए 382 में कर रहा है, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी क्रांति संबंधित। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना ये प्रथम अध्यक्ष थे, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 382 के बाद 383 में क्या कर रहा है? देखिए कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति हुआ था? बताइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई? बताइए। ये जो है ना ये प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, याद रखिएगा। और बताए थे आपको कि इससे पहले कमेंट के आपको बोले थे ना कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? तो किसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र हम लोग क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और जान लीजिए, हरित क्रांति जो है ना ये क्या, कौन सी क्रांति? इसको कमेंट बॉक्स में कीजिए तो आप लोग लिखिए तो कहाँ से शुरू हुई थी हरित क्रांति? बिहार राज्य है, उद्योग प्रधान राज्य है, पशुपालन प्रधान राज्य है, या खनिज प्रधान है, या कृषि प्रधान है? बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। हमारा जो बिहार है कृषि प्रधान राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा, हम लोग कृषि पर ही निर्भर है।
385 में कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये जो क्या कहते हैं कृषि क्षेत्र है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इससे पहले हमने आपको कमेंट करने बोला था। अब देखिए आ गया प्रश्न आपका। चलिए दोस्तों अगला 386 में क्या कह रहा है? 386 में कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली? बताइए। बिहार जो है ना हमारा दोस्तों पिछड़ा राज्य है, इसको आगे ले जाना है हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है इसको आगे ले जाना। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बताइए। बीमारू, ठीक है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार? जल्दी कमेंट कीजिए। तो हमारा जो बिहार है ना, ये क्या है? बीमारू राज्य है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 388 में कह रहा है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें सभी? देखिए क्या होगा इसका आंसर? इनमें सभी। देखिए एक ऑप्शन बनता है यहाँ से क्वेश्चन बी से, क्या हो गया? बिहार, ठीक है। और क्या कहते हैं और देखिए बी से बिहार, एम से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक है। याद रखिए बी आई से क्या हो गया? बिहार, एम से मध्य प्रदेश, और ए से क्या हो गया? देखिए यहाँ देखिए ए से क्या हो गया? कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए बीमारू, BIMARU, तो देखिए बीमारू हो गया ना। चलिए खैर छोड़िए इसको। देखिए तो ये आपका सभी हो जाएगा बिहार, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से देखिए प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसको आप लोग पढ़ाए थे, थोड़ा ध्यान से उतर रहा। क्या कर रहा है? बीमारू राज्य का जो है यानी बिहार। देखिए बिहार में कौन बीमारू राज्य है? बताइए। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें सही बताइए। इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। कमेंट कीजिए दोस्तों इसको बीमारू राज्य का कौन कौन राज्य जो है बीमारू है, ठीक है ना। देखिएगा इसको ठीक करवाना है जल्दी से थोड़ा। योजना आयोग को भयंकर कौन सा आयोग बना है? बताइए। योजना आयोग को भयंकर कौन सा, क्या कहता है? योजना आयोग को भयंकर बोल रहे हैं, भंग कर कौन सा आयोग बना है? नीति आयोग, वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग? इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीति आयोग हो जाएगा। 389 के बाद 390 में क्या कर दिया करा है? करा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में? से कोई नहीं, बताइए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना 1952 में हुआ दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1952 में। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित या अर्धविकसित, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय जो है ना प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विकसित कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम लोग उसको? विकसित कहते हैं। 392 में क्या कर रहा है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 10, 7, 15 या 5? बताइए। तो ये जो है ना 7, कितने हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। 7 जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। 393 में क्या कर रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2005 को? बताइए। तो इसका आंसर जो होगा 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? बताइए। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो दो है ना ये क्या कहते हैं? बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों। हमने बोला था आपको कमेंट करने के लिए, आशा है कि आप लोग कमेंट कर दिए होंगे। देखिए बीमारू राज्य का कमेंट कीजिए कि कौन कौन राज्य बीमारू है, कौन कौन। देखिए कौन कौन राज्य बीमारू है, जल्दी से कमेंट कीजिए। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को? इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो उद्योग क्षेत्र को जो है ना ये क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न के लिए क्या कह रहा है? 396 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन या भारत? इनमें से कोई नहीं, बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में दोस्तों? भारत में है। किस देश में है? भारत देश में जो है ये कौन सी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए इस भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6 या 8? तो भारत में जो है सेवा क्षेत्र को जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 398 में कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन या पशुपालन? इनमें सभी, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी। कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 399 में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, 121 करोड़ या 140 करोड़ या 150 करोड़? बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जो आबादी थी 121 करोड़ थी, ठीक है। अभी कितना है कमेंट किए जल्दी से। अभी कितना भारत की आबादी है वर्तमान में? कमेंट जल्दी से कीजिए। तो अगला प्रश्न कर रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्यांकन, मूल्य तंत्र या समाजवादी सामाजिक कल्याण साधनों की निजी स्वामित्व? ठीक है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सामाजिक कल्याण। देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 401 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 401 का प्रश्न है बंटलैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास से, आधारभूत संरचना से, सतत विकास से, आर्थिक विकास से? बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना सतत विकास हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सतत विकास से है, ठीक है। देखिए 402 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए
कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्यकाल में जो था ना, ये कौन से जारी हुआ था दोस्तों? प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। देखिए 403 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में, जनवरी 2016 में, फरवरी 2017 में, फरवरी 2018 में। तो नीति आयोग का गठन जो है दोस्तों जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 404 में क्या करा? निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आयोग, राजकीय आय, सॉरी ये यो लिख गया है, राजकीय आय या राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय जो है ना हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है दोस्तों। आप कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, उससे आपका जो है आर्थिक इनकम जो है, यानी घर का मतलब जो है ये जो इनकम है ना वो पता चलता है आपका। इसीलिए कमाई धमाई पे जो है आपका पता चलता है आर्थिक स्थिति। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO या रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, क्या होगा बताइए तो, कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको बोलते हैं हम लोग CSO। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या करा 406 में क्या करा है? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, दादा भाई नौरोजी ने? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम अनुमान है ना वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला कह रहा है 407 में क्या कह रहा है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा? तो जो है दोस्तों ये जो गोवा है ना, गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है? सर्वाधिक है। अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 408 में क्या कह रहा है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 30 अगस्त तक। बताइए, भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ना वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका? अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर या नालंदा? बताइए, तो बिहार का जो पटना है ना उसका प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 410 में क्या करा? देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित देश, विकसित या अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं? बताइए, तो जिस देश की जो राष्ट्रीय आय अधिक होती है ना वो विकसित कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विकसित देश कहलाती है। अगला प्रश्न चलते हैं 4 से 11 में क्या कह रहा है? भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? पंजाब का, गोवा का, बिहार का, महाराष्ट्र का? तो बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति है ना आय है ना सबसे क्या कहते हैं? कम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की चलते 412 में क्या कह रहा है? कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? आयकर को या उत्पाद कर को या बिक्री कर को या इनमें से कोई नहीं? बताइए, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है किसे शामिल किया गया है? आयकर को। किसको किया गया शामिल दोस्तों? आयकर को। 412 के बाद 413 में क्या कह रहा है? कि देखिए सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना? 22,553 रुपया, 25,494 रुपया, 6,610 रुपया, 54,850 रुपया। बताइए, तो 413 का प्रश्न का आंसर जो होगा 25,494 रुपया है। ठीक है ना, सन 2008 से 9 के अनुसार जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति है वो 25,494 रुपया है। ठीक है, देखिए अगला क्या कर रहा है प्रश्न 414 में क्या कर रहा है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, 1954 में, 1956 में, 1960 में? बताइए, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना 1954 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1954 में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए 415 में कह रहा है कि साख का आधार क्या है? बताइए, विश्वास, बचत, निवेश या उपभोग? बताइए, तो साख का आधार क्या है? विश्वास दोस्तों। क्या है? विश्वास है। अगला प्रश्न 415 के बाद 416 में क्या कर रहा है? कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? बताइए, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से कोई नहीं? बताइए, तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए जो है ना ये आर्थिक वृद्धि का जो है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का उपयोग होता है? तो आर्थिक वृद्धि का। ठीक है, अगला प्रश्न 417 में क्या करा? देखिए 417 दोस्तों, देखिए 417, सॉरी दोस्तों थोड़ा 417 नंबर का जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि गरीबी, देखिए गरीबी के
कुचक्र की धारणा किसने दी थी बताइए? अल्फ्रेड मार्शल ने, क्रीन्स ने, या पुइगू ने, या रेगनर मार्क्स ने? बताइए किसने दिया था? गरीबी कुचक्र की धारणा जो है ना किसने दिया था बताइए? सॉरी दोस्तों इसको भगा दिया, लो किसने दिया था? रेगनर मार्क्स ने दिया था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 418 में कह रहा है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कोलबर्न ने, या नेप ने, या सेलिगमैन ने, क्या कहते हैं हार्टले विदर्स ने? क्या किसने कहा था बताइए? तो हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न 419 में क्या कर रहा है? देखिए मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जमीन, मुद्रा, या खेतों के कागजात, या क्या कहते हैं माल गुजारी के रसीद? बताइए। तो मुद्रा मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो है ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों मुद्रा। अगर रुपया ही नहीं रहेगा तो आप जो है कोई काम का नहीं, याद रखिएगा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुद्रा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? नहीं है, बताइए। मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो जमा जो है ना मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। अगला प्रश्न के चलते देखिए 421 में क्या कह रहा है? 421 में कह रहा है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, सोने के सिक्के, पत्र मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो आजकल जो है ना पत्र मुद्रा जो है ये अधिक प्रचलन में है। ठीक है, 422 में क्या कह रहा है? साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाना, क्षमता, क्षमता। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो साख का जो अर्थ है देखिए क्या होगा? विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए 422 के बाद 423 में क्या कर रहा है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है चेक, मुद्रा, या वस्तु, हुंडी? बताइए। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। ठीक है, क्या है? मुद्रा। मुद्रा ही बहुत क्या कहते विनिमय का सबसे अच्छा साधन है, माध्यम है। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, या क्या कहते हैं बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट जो है ना ये साख मुद्रा का उदाहरण है। 424 के बाद 425 में क्या कर रहा है? देखिए निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो डेबिट कार्ड जो है ना ये प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्लास्टिक मुद्रा का। 425 के बाद 426 में क्या कर रहा है? रूस की मुद्रा क्या है? बताइए। दिनार, रियाल, रूबल, या टका? तो रूस की जो मुद्रा है ना ये रूबल है। क्या है दोस्तों? रूबल है। 426 के बाद 427 में क्या कर रहा है? देखिए स्वीडन की मुद्रा क्या है? पाउंड है, डॉलर है, रूबल है, क्रोना है? बताइए। स्वीडन की जो मुद्रा है ना ये क्रोना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्रोना। 428 में क्या कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बताइए। मुंबई को, या दिल्ली को, पटना को, बंगलोर को? बताइए। तो भारत की शहर की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? मुंबई कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। 428 के बाद 429 में क्या कर रहा है? देखिए भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कोई नहीं? बताइए। भारत में जो करेंसी की नोट जो है ना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन जारी करता है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है 430 में क्या कह रहा है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? बताइए। अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो है ना अल्पकाल ऋणों का जो है लेन देन होता है। ठीक है, 431 में क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद, राष्ट्रपति? बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकृत है। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक ही जो है ना मुद्रा जारी करता है, याद रखिएगा। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1930 में, 1935 में, 1932 में, 42 में, 1945 में? बताइए। तो 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की दोस्तों स्थापना हुआ था। 432 के बाद 433 में क्या कर रहा है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, या प्राथमिक कृषि साख समिति, या इनमें से सभी? बताइए। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्थान जो है ना ये भूमि विकास बैंक है दोस्तों। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 433 के बाद 434 में क्या कर रहा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? बताइए। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 435 में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1966 में, 1969 में, 1980 में, 1975 में? बताइए। तो वाणिज्य बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 436 में क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा संस्थान
संस्थागत वित्तीय जो संस्थान है बताइए, व्यावसायिक बैंक, महाजन या सेठ साहूकार रिश्तेदार, इनमें से जो है ना कौन वित्तीय संस्थान है बताइए। व्यावसायिक बैंक जो है ये वित्तीय संस्थान है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए 437 में कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्रोफेसर इकबाल यूनुस या मोहम्मद इकबाल यूनुस या प्रोफेसर मोहम्मद क्या कहते हैं यूनुस या मोहम्मद शकीफ यूनुस, बताइए इसका आंसर है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा दोस्तों। 438 में क्या कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 14, 19, 20 या 27। तो भारत में जो है ना 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। अगला प्रश्न 438 के बाद 439 में क्या कह रहा है देखिए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला जो सबसे लोकप्रिय साधन है ये दोस्तों महाजन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बी, महाजन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, देखिए 440 में क्या कह रहा है कि देखिए 440 प्रश्न में कह रहा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है SIDBI या SEBI या RBI स्टॉक एक्सचेंज, बताइए। तो SEBI जो है ना ये शेयर बाजार का की नियामक संस्था है। 441 में क्या कह रहा है कि देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, बताइए। आयकर को या उत्पादक कर को, बिक्री कर को, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो है ना यह किसे शामिल किया जाता है दोस्तों, तो आयकर को। किसको शामिल किया जाता है, आयकर को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को चलते देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न जो है आपका 442 में क्या कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, बताइए। 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में, बताइए। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है दोस्तों 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में। अगला प्रश्न क्या और चलते हैं 443 में क्या कर रहा है देखिए, 443 में क्या, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में जो है 1 रुपया का नोट जो है ना ये वित्त विभाग जारी करता है। कौन करता है दोस्तों, वित्त विभाग, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 444 में कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था पंचायतों के वित्तीय स्थिति को के पूर्वानुलोकन हेतु, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के पूर्वानुलोकन हेतु, बैंकों के वित्तीय स्थिति के पूर्वानुलोकन हेतु, इनमें सभी बताइए। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वालोकन हेतु जो है ना राज्य वित्त आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। 445 में क्या कह रहा है देखिए, 445 में जो है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, भूमिगत विकास केंद्र या नाबार्ड या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक। दोस्तों इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा नाबार्ड, नाबार्ड जो है इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला चलते हैं 445 के बाद 446 में क्या करा है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था, 1902 में, 1904 में, 1910 में, 1919 में, बताइए। सहकारिता साख समिति जो कानून जो है ये 1904 में पारित हुआ दोस्तों, 1904 में, बी आंसर होगा, बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग कि 447 में ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, बताइए। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या अमर्त्य सेन या बिमल जलान या सी रंगाराजन, बताइए। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे जो है ना ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे दोस्तों। अगला और चलते हैं देखिए 448 में क्या कर रहा है, ये देखिए 447 में कर रहा है आर्थिक विकास संबंधित है किससे, परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आर्थिक विकास संबंधित जो है ना ए और बी दोनों से, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। अगला और चलते प्रश्न की ओर चलते क्या देखिए 449 में कह रहा है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, क्या कहता है, संलग्न है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, इनमें से सही बताइए। तो विकासशील देशों में जो कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः है ना ये कृषि क्षेत्र का है, किसका है, कृषि क्षेत्र का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 450 में क्या कह रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम से के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, बताइए। 2021 में पूछा है क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई या मुरली मनोहर जोशी या महात्मा गांधी, बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ये महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है। 451 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग या स्वास्थ्य केंद्र या क्या नागरिक सेवाएं, बताइए। तो क्या होगा, निम्न में से कौन आर्थिक संरचना का घटक है, बताइए। तो वित्त जो है ना, वित्त विभाग जो है ये आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है दोस्तों, याद रखिएगा। 452 में कह रहा है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास या शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। इनमें सभी यानी कि मानवीय पूंजी निर्माण का जो मुख्य घटक है ना, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये जो है ना तीनों है, ठीक है, याद रखिएगा। 453 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है देखिए
निम्न में ध्यान दीजिए, इधर कुछ प्रश्न में क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है बताइए, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बताइए कमेंट कीजिए। आप लोग अभी तुरंत बताए थे दोस्तों बिहार, बिहार जो है ना, बिहार क्या है दोस्तों, पिछड़ा राज्य है। बिहार कौन सा राज्य है, पिछड़ा राज्य है। देखिए 454 में क्या कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं क्या उद्देश्य है बताइए, मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार या जीविका उपार्जन, बताइए आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य है दोस्तों जीविका उपार्जन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हमारे जीवन कैसे जिए उस इसीलिए हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं, याद रखिएगा। ये अगला कह रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है बताइए, कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र या शिक्षा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, बताइए। तो सेवा क्षेत्र जो है ना आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 456 में कह रहा है कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा, बताइए। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो मॉल सेवा जो है ना ये गैर सरकारी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 457 में क्या कह रहा है, देखिए 57 में कह रहा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए, बताइए। तो साल में जो है नरेगा के द्वारा जो ग्रामीण मजदूरों को जो है दोस्तों 100 दिनों के लिए जो है एक कम से कम रोजगार देने की जो बात व्यवस्था की गई है। 458 में क्या करा, देखिए कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें सभी, बताइए। मानव जो है मानव पूंजी का जो घटक है इनमें सभी है दोस्तों, ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, ये सभी है। अगला 458 के बाद 459 में क्या करा, देखिए जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जो है ना ये 1989 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं 460 में क्या करा दोस्तों, देखिए इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो कौन जो है आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो सहकारी क्षेत्र जो है ना ये आर्थिक विकास से संबंधित नहीं है। 461 में क्या कह रहा है, देखिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी, बताइए। तो दोस्तों कोयला भी है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 462 में देखिए क्या कह रहा है, 462 में कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 4, 6 या 8। भारत में जो है सामान्यतः सेवा क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं 2 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों। कितने कौन कौन भाग है कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए 463 में क्या कह रहा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का उद्योग योगदान सर्वाधिक है, बताइए। कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र का जो उद्योग है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में जो है काफ़ी अधिक है, सर्वाधिक है। अगला प्रश्न के चलते 464 में क्या कर रहा है कि देखिए छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिकरण क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो छिपी बेरोजगारी जो है ना कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। किस में, देखिए कृषि क्षेत्र में जो है ना छिपी बेरोजगारी पैदा, लोग बेरोजगार रहता है, क्या करेगा, लोग कृषि पर निर्भर रहता है। तब वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, बताइए। सेवा प्रदाता, उत्पादक या उपभोक्ता को दुकानदार। तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए जो है ना ये उपभोक्ता खरीदता है। कौन खरीदता है दोस्तों, उपभोक्ता। 465 के बाद 466 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, ऊर्जा, शिक्षा, यातायात, संचार, बताइए। तो शिक्षा जो है ना ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का उदाहरण है। अगला 466 के बाद 467 में क्या कर रहा है, देखिए मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो मनरेगा जो है ना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न के चलते हैं 467 में क्या कह रहा है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, कृषि क्षेत्र का, औद्योगिकरण क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है काफ़ी, भारत के सकल घरेलू उत्पादक में जो है ना सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते देखिए क्या कर रहा है, अगला प्रश्न 469 में यानी कि 469 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, बताइए। निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण, बताइए। तो राष्ट्रीयकरण दोस्तों जो है ना ये आर्थिक नीति का अंग नहीं है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं 470 में क्या करा, देखिए कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड, क्या कहता है फोर्ड मोटर्स, सैमसंग या कोकोला या इनमें से सभी, बताइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए दोस्तों फोर्ड मोटर्स ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और सैमसंग जो है भारतीय कंपनी है, यानी कि ये भी बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोकोला बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनमें से सभी। दोस्तों ये इनका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से सभी जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, या आयात पर निर्यात नियंत्रण, या निर्यात पर नियंत्रण समन्वय, या विश्व अर्थव्यवस्था से, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका आंसर जो होगा विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, ठीक है।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 472 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनोवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ पे? जेनोवा में। अगला प्रश्न के चलते 472 के बाद 473 में क्या करा है? वैश्वीकरण का मुख्य अंग है वो कितने होते हैं बताइए? 1, 2, 3 या 5? वैश्वीकरण का मुख्य अंग जो है ना वो कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। ठीक है। 473 के बाद 474 में क्या करा है कि नई, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें सभी बताइए। तो नई आर्थिक नीति में जो है ना उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को, इनमें सभी को शामिल किया गया दोस्तों। 474 में क्या कह रहा है? देखिए 474 में कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रण अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो नई आर्थिक जो नीति जो है ना उनमें जो है ना नियंत्रण एवं अर्थव्यवस्था को जो है ना सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 476 में करा, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? बताइए। विदेशी ब्रांड नहीं है, विदेशी, यानी हुंडई या टोयोटा या फोर्ड या टाटा। देखिए टाटा जो है ना ये दोस्तों ये विदेशी ब्रांड नहीं है। ठीक है। ये हुंडई, टोयोटा या फोर्ड जो है ना ये सभी विदेशी ब्रांड है, लेकिन टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष को की गई थी? बताइए। 1995 में, 1994 में, 1996 में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो ये जो है ना ये 477 में क्या कर रहा है? 1995 में। डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ल्ड, ठीक है ना, या देखिए विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, अगल की ये जो स्थापना है इनका 1995 में किया गया था दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न के चलते 478 में क्या कर रहा है? देखिए कि 478 में प्रश्न में कह रहा है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बताइए। फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, इनमें सभी, तो ये सभी होगा। इस पर डिस्कस किया था हमने। 479 में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों की निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? विश्व बैंक, ISF या UNO या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो नियमों को जो क्या कहता है निर्धारित करता है वो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए जो कौन है दोस्तों। देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1968 में, 1986 में, 1984 में, 1976 में, बताइए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है ना ये 1986 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न के चलते 480 के बाद 481 में क्या कर रहा है? खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI मार्क, हॉल मार्क या एग मार्क, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए जो है ना एग मार्क का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न को चलते हैं 481 के बाद 482 में क्या कर रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को, 15 मार्च को, 19 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, बताइए। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना 15 मार्च को मनाया था दोस्तों। कब मनाया था? 15 मार्च को मनाया था। अगला प्रश्न को चलते हैं हम लोग 483 में कर रहा है कृषि उत्पादों में के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। हॉल मार्क, एग मार्क या इको मार्क या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कृषि उत्पादकों के जो मानकीकरण के लिए जो है ना ये एग मार्क का प्रयोग होता है दोस्तों। बी आंसर होगा। 483 के बाद 484 में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50 रुपया, 10 रुपया या 70 रुपया, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो उपभोक्ता शिकायत करने के लिए जो है ना आवेदन शुल्क जो है ये इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न के चलते हैं। देखिए भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1991 में, 1993 में, 1995 में, 1997 में? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 1993 में भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 485 के बाद 486 में क्या कर रहा है? भारत सरकार के ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? बताइए। 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 2005 में किया था। भारत सरकार ने सूचना अधिकार का अधिनियम पारित किया था 2005 में। ठीक है। अगला प्रश्न के चलते 487 में क्या कर रहा है? स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का प्रयोग होता है? बताइए। ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो क्या होगा? हॉल मार्क होगा दोस्तों। सॉरी क्या होगा? हॉल मार्क आंसर होगा। बी आंसर हो जाएगा। अगला है 488 में क्या कह रहा है? देखिए 488 में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक, 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम को या राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो राज्य आयोग को वो शिकायत कर सकता है। किसको? राज्य आयोग को। कि देखिए अगला कह रहा है 489 में कह रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए, बताइए। तो
तो संसाधनों की खोज के लिए जो है ना रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। अगला प्रश्न के चलते हम लोग 490 में क्या कह रहा है कि मानव जनित आपदा है, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी बताइए। तो मानव जनित आपदा क्या है दोस्तों? आतंकवाद है। क्या होगा इसका आंसर? आतंकवाद हो जाएगा। 490 के बाद 491 में क्या कह रहा है? आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी, यानी कि गांव तथा मोहल्ले का लोग भी होगा, स्वयंसेवी संगठन भी होगा, स्थानीय प्रशासन भी होगा। ये आपदा प्रबंधन के घटक, मुख्य घटक है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मकान की में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए बताइए। जब मकान में आग लग जाए इस स्थिति में क्या करना चाहिए बताइए। तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे एवं खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए, आग बुझने का इंतजार करना चाहिए। इनमें से कोई नहीं बताइए दोस्तों। अग्निशामक यंत्र को क्या करना चाहिए? फटाक से फ़ोन करके बुलाना चाहिए। ठीक है। नंबर नहीं है तो क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना नंबर होता है अग्निशामक यंत्र का। ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग जानते होंगे कितना होता है नंबर। कितना नंबर डायल कीजिए तो नंबर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा से में किया जाता है? हाँ, बाढ़ में या सुखाड़ में, भूकंप, इनमें से कोई नहीं बताइए। इनमें से कोई नहीं। इंफ्रारेड की आप जो है कमेंट कीजिए तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 494 में, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा में कमी, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी बताइए। तो उस सूखे के लिए उत्तरदायी है ना वर्षा में कमी। सूखा कब होता है? जब वर्षा में कमी आती है। अगला कह रहा है 495 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दूर कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन या टेलीविजन, या इनमें से सभी बताइए। तो निम्नलिखित में से सेवा संचार का अंग कौन है? इनमें सभी, समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविजन भी है। ठीक है। 455 के बाद 496 में क्या करा? देखिए सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश बताइए। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य जो है उत्तराखंड है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 496। 497 में क्या कर रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिण बिहार, इनमें से कोई नहीं बताइए। तो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? दोस्तों दक्षिण बिहार जो होगा ये सूखा प्रवण है। ठीक है। अगला कह रहा है कि 498 में क्या कर रहा है? देखिए 498 में कह रहा है कि देखिए कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? हेलीकॉप्टर का, दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, माइक्रोस्कोप का। दोस्तों इससे पहले हमने आपको कमेंट करने के लिए बोला था कि जो इंफ्रारेड कैमरा होता है ना उसका उपयोग जो होता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए कि मलबे के नीचे कितना लोग दबा हुआ क्या है। तो इंफ्रारेड कैमरा का भी जो हमने पूछा था आपको कमेंट करने के लिए बोला था, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए आप लोग। 499 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोटक, भूकंप या रासायनिक दुर्घटना बताइए। तो ये जो भूकंप है ना, भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। ये आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानव जनित आपदा है। लेकिन भूकंप जो है, भूकंप प्राकृतिक आपदा दोस्तों। भूकंप जो है ये अपने आप आता है, प्रकृति के द्वारा आता है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये क्यों आता है नीचे में कमेंट कीजिए आप लोग। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है बताइए? गंगा को, कोसी को, गंडक को, सोन को बताइए। तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 501 में क्या कह रहा है? सुखाड़। देखिए सुखाड़ क्या कर रहा है क्वेश्चन में? सुखाड़ क्या है बताइए जल्दी से। सुखाड़ क्या है? सुखाड़ आपदा है, मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा? इनमें से कोई नहीं बताइए। सुखाड़ जो है आपदा है। क्या है दोस्तों? एक आपदा है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए महासागर में के तल में कंपन का परिणाम क्या है? हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, और इनमें से कोई। दोस्तों जब भी दिखे महासागर में जब भूकंप आता है या कंपन होता है उसे सुनामी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं हम लोग? सुनामी कहते हैं। और ये आपदा प्रबंधन चैप्टर आपका आ गया। बहुत ही मस्त क्वेश्चन सब है देखिए, और इस प्रश्न को रिवाइज करके जाइए, 2-3 बार देखिए दोस्तों वीडियो, और आशा हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग बताइए। क्या कर रहा है कि पृथ्वी की तरंग पर सतह पर पहुंचने वाली जो भूकंप तरंग है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी तरंग बोलते हैं। कौन तरंग बोलते हैं दोस्तों? पी तरंग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 504 में क्या कह रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। देखिए दोस्तों सुनामी जो है ना ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के जो है यानी कि आप जो है आप जाके करवाइएगा समुद्र के अंदर में, नहीं ना। आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, लेकिन रेलगाड़ी भी मानव जनित आपदा है यहाँ पे। हाँ ठीक है ना। और ये देखिए सांप्रदायिक दंगा भी मानव जनित है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यहाँ फोकस कीजिए। तो सुनामी जो है ये मानव जनित आपदा नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है। 504 के बाद 505 में क्या कर रहा है? देखिए बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, या गांव के बाहर, या जहां है उसी स्थान पर आना चाहिए? खेतों में जाना चाहिए बताइए जल्दी से। जब भी बाढ़ आए तो उस समय में क्या करना चाहिए? हमें ऊंची वाले भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। 505 के बाद 506 में क्या कर रहा है?
सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, पृथ्वी या द्वीप के पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं बताइए। सुनामी का जो प्रमुख कारण है ना, समुद्र में भूकंप आना दोस्तों। क्या है? समुद्र में भूकंप आना। 5 से 6 के बाद 5 7 में क्या कर रहा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं बताइए। सुनामी जो है ना ये समुद्र के में आता है। कहाँ पे आता है? समुद्र में। 5 से 7 के बाद 5 से 8 में क्या कर रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी, रेडियो। देखिए संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है मोबाइल फोन है दोस्तों। क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन सबसे अच्छा साधन है संचार व्यवस्था की। अगला कह रहा है 5 से 9 में निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। देखिए दोस्तों आतंकवाद जो है ना, ये आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन सुनामी, बाढ़, ये भूकंप, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। पूछ रहा है कि आप क्वेश्चन देखिए, आप लोग उगता करके मार दीजिएगा प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये जो है आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। 5 से 9 के बाद 5 से 10 में क्या कर रहा है? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। बताइए तो जो है भारत में जो अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में। 511 में क्या करा? देखिए 5 से 11 में नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव या वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं बताइए। तो नदी, ये जो वर्षा की अधिकता जो है इसी कारण क्या आता है दोस्तों? बाढ़, नदियों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 5 से 12 में कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? बताइए। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या केंद्र, या इसमें से कोई नहीं बताइए। तो भूकंप केंद्र पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी का स्थित जो स्थल होता है उनको क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। देखिए भूकंप ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहता है? बताइए जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या करा 5-13 में, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों का की अधिकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या आयताकार? बताइए। तो भूकंप संभावित क्षेत्र में जो है ना घरों की जो आकृति होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए दोस्तों? आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते 5-14 में क्या करा है कि बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। बाढ़ जो है ना ये प्राकृतिक आपदा है। कैसे आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। 5 से 15 में क्या कह रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। देखिए जब बाढ़ आता है ना तो सभी को हानि होता है। ऐसा नहीं कि फसल को हानि होता है, फसल को भी होता है, पशु को भी होता है, भवन को भी होता है, इन सारी चीज़ों को बाढ़ से हानि होती है। देखिए अगला प्रश्न को चलते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूखा जो है ना ये प्राकृतिक आपदा दोस्तों। कैसे आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। 5 से 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें से मानव जनित आपदा है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से बताइए। मानव जनित आपदा ये जो है ना ये सभी सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है, महामारी भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। 5 से 18 में क्या कह रहा है कि देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार? बताइए। तो बिहार का जो क्षेत्र है ना ये पूर्वी बिहार जो है ये कौन सा क्षेत्र है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। 5 से 19 में क्या करा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में? बताइए। तो 26 दिसंबर 2004 को जो है ना विश्व के जो बंगाल की खाड़ी है ना इस हिस्से में जो है भयंकर सुनामी आया था। 520 नंबर पर क्या करें दोस्तों? क्या कह रहा है कि कृषि सुखाड़ होता है? बताइए। जल के अभाव के कारण, मिट्टी के नमी के कारण, मिट्टी में के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण? बताइए। तो जल, कृषि सुखाड़ होता है ना जल के अभाव के कारण, पानी के अभाव के कारण जो है कृषि सुखाड़ होता है। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जलने हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए दोस्तों? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो जब भी मानव का शरीर आग से जल जाए इस स्थिति में जो है ना हमें ठंडा पानी क्या करना चाहिए? उस पर डालना चाहिए तत्काल, ठीक है। उसके बाद अस्पताल पहुँचाना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 522 में कर रहा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? बताइए जल्दी से। मानव जनित आपदा नहीं है कौन सा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा, या क्या कहते हैं आतंकवाद, या रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये मानव जनित आपदा नहीं है, कौन चीज़? देखिए कमेंट कीजिए तो आप लोग जल्दी से। इनमें से ऑप्शन ही नहीं, यानी कि सांप्रदायिक दंगा भी, आतंकवाद भी, रेलगाड़ी भी, सभी मानव जनित आपदा है, लेकिन इनमें ऑप्शन ही नहीं है कि मानव जनित आपदा कौन नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे भूकंप आया तो मानव जनित आपदा नहीं है, याद रखिएगा। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी के अभाव, या मिट्टी का क्षय, मिट्टी की लवणता? बताइए। तो ये कह रहा है सुखाड़ का कारण क्या है? मिट्टी की नमी का अभाव, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 5:23 के बाद 5:24 में कह रहा है कि बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी के तल में मलबों का क्या कहता है निक्षेपण, या वर्षा की अधिकता, इनमें से बताइए। तो देखिएगा
इनमें सभी जब जल की अधिकता होती है तभी बाढ़ आता है। नदी के जल तथा मलबे का निरीक्षण या वर्षा जल की अधिकता, इनमें से भी क्या कहता है बाढ़ का कारण है। ठीक है, अगला 525 में क्या करा देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र के मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, सागर तट के निकट में, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, या इनमें से कोई नहीं बताइए। यानी कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र का जो मकानों का निर्माण जो है ना, सागर तट से दूर कराना चाहिए। कहाँ करना, सागर तट से दूर करवाना चाहिए। 526 में क्या कह रहा है, देखिए गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है, जोन 1 में, जोन 3 में, जोन 4 में, जोन 5 में। तो जोन 5 में जो है ना गुजरात कच्छ प्रदेश का भूकंपीय पेटी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 510 में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, भूटान। तो देखिए सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश जो है ना ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है, बांग्लादेश है। 528 में क्या कर रहा है कि संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, संचार उपग्रह का, सुदूर संवेदी उपग्रह का, नेविगेशन उपग्रह का, ध्रुवीय उपग्रह का, बताइए। तो संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए जो है ना सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। 529 में क्या करा है, तो दोस्तों देखिए आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों प्रश्न। अब हम जो है इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे, जैसे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा उस प्रश्न को हम देखेंगे कि जो समझिए MVBA प्रश्न होगा उस टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा, आप लोग उसको रट जाइएगा, आपके एग्जाम में से बाहर नहीं जाएगा। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा जो महामैराथन का जो सोशल साइंस का सीरीज होता है दोस्तों आज यहीं पे खत्म होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे साइंस का, सोशल साइंस का, उसके बाद फिर से हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, इस तरह से इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। सारा महामैराथन का जो प्लेलिस्ट बना हो वहाँ से जाकर देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।